नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग जेपीएससी के बैच में क्या कर रहे थे भाई, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, अच्छा क्या क्या कर लिए पहले उसको समझ लेते एक बार। देखिए मैंने आपको संविधान का निर्माण, क्योंकि आप इसे पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, संविधान का जो निर्माण हुआ उसको आप कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं भाई और हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो मैंने आपको हिस्ट्री में ही पूरा का पूरा हिस्ट्री में आपको मैंने एक एक एक्ट करके किस प्रकार से चीजें बनी वो सारे एक्ट का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। इसके बाद फिर हम लोग गवर्नर जनरल वाइसराय के बारे में एकदम डिटेल में, क्योंकि पीटी के लिए फिक्स है एक सवाल आपका, बीपीएससी जेपीएससी में भाई, यूपी पीसीएस चले जाइए, उत्तराखंड पीसीएस चले जाइए, आएगा। इसके बाद 1857 का विद्रोह, पीटी प्लस मेंस। देखिए मैं बताते चल रहा हूं, पीटी प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इसके 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 तो नहीं भाई, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 1857 के विद्रोह में। क्या क्या भाई, एक तो 1857 का आपको कारण पूछ लेगा, दूसरा आपसे पूछ लेगा 1857 का परिणाम क्या रहा, तीसरा 1857 के विद्रोह के असफलता। तो तीनों चीज मैंने बतला दिया मेंस के लिए, और उसमें तो पीटी आपका आराम से हो ही जाएगा, है ना। चलिए, और मैं आपका एक एक करके क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारा पीसीएस के पूछे गए क्वेश्चन, बीपीएस स्पेशली बीपीएससी के क्वेश्चन करिए, मजा आएगा। अगर उत्तराखंड सॉरी यूपी पीसीएस का लगा लीजिएगा और भी मजा आ जाएगा। और भाई मेरे ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, लेकिन मेरा अगर आपने कंटेंट फॉलो, मैं नहीं कर रहा हूं मेरा बेस्ट है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने मेरे कंटेंट के साथ वीडियो लेक्चर किया है तो, क्योंकि बहुत चीजें हैं, जब आप करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट और जब आप मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे तब आपके क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत शानदार पूछे जाते हैं। और इसके बाद आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका वीडियो मुझे देना, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल फिक्स है। और इसके बाद फिर आपका गांधीयन एरा और नेशनल मूवमेंट, खत्म मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन भाई इससे पहले जो शुरुआत ही होती है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की, वो शुरुआत होती है मुगल काल, या फिर कहा जाए मुगल साम्राज्य के पतन से, यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से। तो वो मैंने अभी रोक रखा था, और वो पीटी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पीटी और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट समझ के आ गया, ये एक तो एक 1857 वाला, पीटी और मेंस दोनों मॉडर्न हिस्ट्री में फिक्स है, पूछेगा आपसे। इसके बाद आपका गांधीयन एरा, नेशनल मूवमेंट और मुगल साम्राज्य का पतन। तो जो स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं, ऑफर भी चल रहा है बैच में, आपको पता है रक्षाबंधन और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में दिया गया है ऑफर। और दूसरा जो गांधीयन एरा का जो मेरे वीडियो देखे हैं वो लोग भी जुड़े हैं। तो देखिए उनके मैसेजेस में यही बात है कि सर मुगल साम्राज्य के पतन से ही स्टार्ट करें। तो ठीक है भाई, कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गांधीयन एरा में एक अच्छे जगह तक अभी जाकर के आप रुके हुए हैं। कहाँ रुके हुए हैं, पारिवारिक जानकारी पूरा लिए गांधी जी के बाद, फिर आप साउथ अफ्रीका के बारे समझें। पीटी प्लस मेन से क्वेश्चन यहाँ बनेगा, मैंने बता भी दिया है कैसे बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे लिखना है आपको। और फाइनली प्रथम विश्व युद्ध, यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होगा, और गांधी जी 1915 यानी 9 जनवरी, 9 जनवरी याद है ना, प्रवासी दिवस। क्यों मनाते हैं प्रवासी दिवस ये भी बताया हूं आपको। पर परमानेंट अस्थायी रूप से गांधी जी भारत शिफ्ट हो जाएंगे। और यहीं पे गांधी जी का मैंने तीनों सत्याग्रह जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, पूरा डिटेल मैंने करवाया है। और भाई मेरे, अगर आपको आयोग पूछना चाहेगा ना चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, और आप अगर क्योंकि मेरे कोर्स में आप जुड़े हैं, तो भाई एक तो एनसीईआरटी पूरा कवर होगा, और जितने स्टैंडर्ड बुक है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पूरा होगा, एनसीईआरटी पूरा होगा, ज्योग्राफी में तो भाई पूरा 6 से 12 मैंने करवाया है। उसमें कुछ लेक्चर बस बचे हुए, जैसे कि सॉइल के बारे में, पूरा सॉइल का कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग, उस सॉइल का निर्माण वगैरह पूरा डिटेल जाएंगे। और उसके बाद एक ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल, ये सारी चीजें, बस 3-4 टॉपिक है। तो वो तो पूरा एनसीईआरटी लेवल पे चीजें कवर है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ करके। और चक्रवात के बारे थोड़ा सा और कंसेप्ट मैं दे दूंगा वहां। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें आपका, जो मैं बता रहा था क्या, कि गांधी जी का, हाँ यहाँ से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये आपसे अगर आयोग पूछना चाहेगा मेंस में भाई, तो शब्दों का चयन देखेगा आयोग क्या कर रहे होंगे, क्योंकि ये शब्द आपके एनसीईआरटी में यूज किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, वो 3 स्थानिक संघर्ष, ठीक है, ये शब्द आपको मिलेंगे एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, और मैंने बतलाया भी है क्लास में। वो 3 स्थानिक संघर्ष गांधी जी के, जिसने
या फिर जिससे गांधी जी का झलक एक राष्ट्रवादी के रूप में वो उभरे, और जो गरीब थे, जो गरीबों की जो सहानुभूति थी वो गांधी जी के प्रति और मजबूत हुई। वो 3 स्थानिक संघर्ष का चर्चा करे या वर्णन करे उसके बारे, यानी कि आपसे पूछ रहा वो 3 स्थानिक संघर्ष क्या? चंपारण, किसानों के लिए किया गया सत्याग्रह, याद है, नील की खेती से रिलेटेड, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ये भाई किसान के लिए नहीं थी, ये मिल के जो मालिक थे उसके खिलाफ किया गया ये सत्याग्रह था। 35% बोनस, याद करिए, फाइनली गांधी जी बीच का मार्ग निकाले। और खेड़ा सत्याग्रह याद करिए, जो किसानों के साथ, जो खेड़ा के जो किसान है, खेड़ा कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित एक राज्य है, मतलब एक स्थान है जहां के किसान को क्या करना पड़ रहा था, अकाल जैसी सिचुएशन पड़ने के बाद भी उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था, तो उनके लिए सत्याग्रह किया गया था गांधी जी का। और ये 3 ऐसे सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग अपनाए थे गांधी जी। कोई युद्ध नहीं लड़े, कोई हथियार नहीं लिए, कोई खून खराबा, कोई मृत्यु नहीं, लेकिन वो अपनी हर एक बात अंग्रेजों से, और ये अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किससे? अंग्रेजों से की गई सत्याग्रह नहीं थी। किसके खिलाफ थी? मिल मालिक के खिलाफ की गई सत्याग्रह थी। तो भाई मैंने पहले भी कहा, मेंस के लिए अगर आप चीजों को सोच रहे हैं, पीटी निकल जा रहा, मेंस नहीं निकल जा रहा, तो मेंस तब निकलेगा जब आपको पता होगा पहली बात कि उस टॉपिक के, उसके नॉलेज के आपको होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए भाई। अब ज्ञान मतलब कि हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं पीएचडी लेवल पे जाके, केवल टॉपिक के बारे अगर आप रट रहे हैं तो थोड़ा क्वेश्चन घूमेगा, आप वहीं पे दब जाएंगे, क्योंकि 6-7 पेज आपको लिखना है, 300-400 शब्दों में लिखना है, तो ये तब लिख पाएंगे जब ज्ञान होगा। टॉपिक के ज्ञान का मतलब कि जानकारियां होगी आपको। क्लियर है भाई? खैर चलिए, तो आज समझ में आया है, हम लोग मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन फेज है उसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे, फिर हम लोग गांधी जी में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, असहयोग आंदोलन से देखते हुए पूरा भारत को हम लोग आजाद कराएंगे गांधी जी के साथ मिल करके। तो चलिए साहब, सबसे पहले समझिए, देखिए मध्यकाल या फिर मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एक डायनेस्टी के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है? तो मुगल साम्राज्य का 2 फेज होगा, एक होगा 1526 से लेकर के 1707 का फेज, और एक फेज चलेगा 1707 से लेकर के कहां तक? 1857 तक। 1857 का विद्रोह यहां से होता है, वो मैंने आपको करवा दिया। तो ठीक है, तो यह समझिएगा, जो मुगल साम्राज्य का ये जो 1526 से लेकर के जो 1707 का जो फेज है, ये मुगल साम्राज्य का उदय फेज है, यानी इस फेज में मुगल साम्राज्य का बहुत अधिक या अच्छे लेवल पे विस्तार देखने को मिलेगा। और 1707 ये वो ईयर है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उसके बाद का जितने भी मुगल बादशाह, मुगल शासक बनेंगे, वो एक आयोग, एक कायर, कमजोर होंगे, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनते हैं। यानी ये वो फेज है जहां मुगल साम्राज्य का क्या देखने को मिलेगा आपको? पतन। और यहीं से 1707 से ही आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। क्लियर है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद से। और कहा जाए तो यहीं से अंग्रेजों की उदय, यानी अंग्रेज यहीं से जो एक ट्रेड की पॉलिसी अपनाई हुई थी भारत में, यानी भारत में व्यापार करने की नीति से आई हुई थी, अब यही अंग्रेज क्या कर रहा होगा भारत में? भारतीयों के लिए नीतियां बनाएगी, यानी प्रशासनिक रूप से भारत में रूलिंग करना शुरुआत कर देगी। ठीक है? तो ये फेज के बारे में पूरा हमें पढ़ना है, यानी कि कितने वर्षों की कहानी आपको जाननी है। 1707 से लेकर 1857, यानी कि इधर हो गया 93 और इधर हो गया आपका 57, 7 3 10 16, मतलब 9 5 14 यानी 15, 150 वर्ष की कहानी है। तो 3 क्लास में इसको हम लोग निपटाएंगे। देखिए, मैं एक बात अभी बता दे रहा हूं, अभी जो मैं 150 वर्ष का जो कहानी निपटाऊंगा, बिल्कुल मेंस तक ये आपको काम आएंगे, लेकिन जब आपका पीटी का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी मैं फिर से मुगल साम्राज्य का पतन का क्लास लूंगा। ठीक है मेरे भाई? इसीलिए लूंगा क्योंकि अभी जो आपको मैं मेंस में जो जानकारी दूंगा, मेंस के लेवल पे जा करके, क्योंकि अभी आपका मेन क्या है कि डेट आया नहीं है भाई, है ना, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है फाउंडेशन के रूप में जुड़े हुए हैं, तो बहुत मैंने बेसिक से चीजें को लेके चलनी है। तो एक बार जब आप कर लेंगे इस क्लास को, पीटी क्लियर हो जाएगा, मेंस में मैं आपको तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही। और भाई देखिए, इसीलिए मैं अभी इतना दफ्त में लेके चल रहा हूं ना कि वहां पे प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो ये सारे वीडियो भी आपको मिलेगा, यही सारे वीडियो रहेंगे। और उस समय में फिर से ये 1707 से लेकर 1857 के फेज के बारे में 4-5 क्लासेस लूंगा, या कम से कम 2 क्लास लूंगा, जो बहुत और डिटेल में जाकर के मैं बतलाऊंगा। ठीक,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीटी और मेंस के लिए। आप जाके देख लीजिएगा, कोई भी पीसीएस का आप आयोग का क्वेश्चन उठाइए, यहाँ से सवाल मिलेंगे, पीटी में भी मिलेंगे, मेंस में भी मिलेंगे आपको। चलिए भाई, तो क्लियर है, मुगल साम्राज्य का पतन का मतलब आपको समझ में आ गया है। मुगल साम्राज्य का पतन का मतलब क्या है, ये फेज हम लोग चलेंगे 1707 से लेकर 1857 तक। अब इस फेज को स्टार्ट करने से पहले मैंने बार बार एक बात आपको बताई, ये फेज यानी ये जो पतन का जो फेज स्टार्ट होता है कब, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद। यानी तो औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा जानकारी मैं अभी दूंगा, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग मुगल साम्राज्य मध्यकाल भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। औरंगजेब की बात अगर कर ली जाए तो औरंगजेब की जो पिता हैं, उनके पिता कौन थे, शाहजहां थे, ठीक है, जो क्या थे भाई, मुगल बादशाह थे। और ये शाहजहां के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। यानी कि औरंगजेब कितने भाई थे, 4 भाई थे। अब शाहजहां की क्या, औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को क्या किया, बंदी बना लिया, कैदी बना लिया, और ये 4 भाई खुद आपस में क्या किए, लड़ाई कर लिए, ठीक है। किस लिए लड़े ये लोग चारों, उत्तराधिकारी यानी कि सिंहासन के लिए, ठीक है, सिंहासन के लिए ये चारों पुत्र, शाहजहां के चारों पुत्र या कहा जाए औरंगजेब के भाई, चारों भाई आपस में लड़ाई किए उत्तराधिकारी यानी कि सिंहासन पे बैठने के लिए। और औरंगजेब ने अपने तीनों भाई की हत्या करके क्या बना, मुगल बादशाह बना। क्लियर है, तो मतलब अब ये तो समझ में आ गया ना, जो आप बोएंगे वही पाएंगे, ये तो आपको पता है। तो इसने जो बोया वही पाएगा भी। लेकिन औरंगजेब के समय में बहुत ही अच्छे लेवल पे मुगल साम्राज्य ने उदय किया, बहुत उनकी साम्राज्य का विस्तार हुआ। लेकिन औरंगजेब जो थे ना, ऑलमोस्ट भारत के जितने भी शासक थे, कहा जाए दक्षिण में मराठा, उत्तर में आपका सिख जो समुदाय है, इसने जो 9वें गुरु है उनकी हत्या भी कर दिए थे औरंगजेब ने, मैं बताऊंगा सारी चीजें। उसके बाद जो राजस्थान वाला जो इलाका देख रहे हैं आपका, जो राजपूत इलाका है, ठीक है, उनके साथ, ये तीनों के साथ इनकी जो है ना बहुत अधिक हाई लेवल पे टेंशन थी, यानी कि दुश्मनी थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक आएंगे, तो एक तो वो आयोग है, कमजोर है, तो अब इनके साथ, राजपूतों के साथ, मराठों के साथ, सिखों के साथ मैत्रीपूर्ण नीतियां अपनाना शुरू करेगी, कई सारे संधियां करेगी, टैक्स देना शुरू कर देगी, इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी कुछ बताया नहीं भाई, मैं माहौल बना रहा हूं, ये सारी घटनाओं को आपको आगे सुनना है कि कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। जब आप पढ़ रहे हैं पतन के बारे, तो आपको मैं थोड़ा बहुत तो यहां से स्टार्ट कर दूं ना, कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, समझिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो रहा है। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में। अहम वो जगह का भी नाम आपको याद रखना होगा, वो जगह कहाँ है, अहमदनगर, ठीक है, जगह का नाम आपको याद रखना है क्या, अहमदनगर। ये सब क्वेश्चन है आपका पीटी के लिए। और अहमदनगर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र एग्जाम में नहीं पूछता है आपसे, अहमदनगर के बारे ही पूछता है। तो 1707 का वो ईयर है जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, कहाँ, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। और इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन। और मैंने ये बताया क्या कि औरंगजेब की जो संबंध है अपने आसपास के शासक से, जैसे दक्षिण में मराठा के साथ, उत्तर में मैंने बताया सिखों के साथ, इधर राजस्थान या जयपुर वाला जो इलाका देख रहे हैं जहां राजपूत शासक है, ये तीनों के साथ इनके काफी ज्यादा दुश्मनी जैसे संबंध थे। तो इसके बाद जो मैंने बताया कि जितने बादशाह बनेंगे बहुत ही कमजोर होंगे, आयोग होंगे। तो अब भाई ये क्या करेंगे, जो अगले बादशाह जो बनते चले जाएंगे, जैसे कि 6-7 विकेट जब भारत के गिर जाते हैं तो बॉलर बचे, तो वो क्या करते हैं कि किसी प्रकार से 50 ओवर तक टिके रहे। तो जो मुगल बादशाह आगे बनेंगे तो उनको पता है कि अब तो मुगल साम्राज्य का पतन है, लेकिन जितना लंबा समय तक हम इसको टान सके, मुगल साम्राज्य को लेके जा सके, तो भाई अब हम दुश्मनी तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे, मैत्रीपूर्ण। यानी कि इसके बाद जितना विकेट बचा हुआ, 3-4 विकेट, वो चाहे कि हम 50 ओवर तक मैच को लेकर के जाएं। तो भाई अब क्या करेंगे, छक्का चौका नहीं, हमें डिफेंस करना है, यानी सिंगल, या फिर हमें रोकना है बॉल को, बस अपने विकेटों को गिराने से बचाना। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई। तो मुझे लगता है कि अब आप एक अच्छे लेवल पे अपना बेस बना लिया है आपने, मुगल साम्राज्य के पतन का मतलब आप समझ चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए भाई, एक एक करके सेशन को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक मुगल बादशाह के बारे में आप जानकारी लेते चलेंगे। तो औरंगजेब के बारे में मैंने आपको क्या बताया, औरंगजेब की जो मृत्यु है, मैं लिखते चलूंगा, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें लिखी हुई, इस तरह से पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि भाई देखिए ऐसा नहीं है कि वनडे लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस लेवल पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं लिखूंगा, क्योंकि बहुत कुछ मुझे बताना है जो लिखा हुआ नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुई है। कहाँ हुई है भाई, अहमदनगर में। कहाँ है अहमदनगर, महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो आपके महाराष्ट्र में।
औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, और ये जब इनकी मृत्यु हुई है 1707 में, तो इनका वर्ष कितने आयु के थे? तो ये 89 वर्ष के थे भाई। ये सब आपको याद रखना है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी क्या हुई भाई? मृत्यु हुई, ठीक है। अब इनके मृत्यु के समय आपसे पूछा जाएगा कितने प्रांत थे। देखिए 21 प्रांत थे। देखिए प्रांत मतलब आप इसको सूबा भी बोल सकते हैं, सूबे भी कर सकते हैं। मतलब जिस प्रकार आज भारत में राज्य देख रहे हैं ना, उसी प्रकार जब औरंगजेब शासक कर रहा था या फिर मुगल बादशाह था, या इनके मृत्यु के समय कुल कितने प्रांत थे मुगल साम्राज्य में? कुल कितने प्रांत थे? तो 21 प्रांत हुआ करते थे, जिसे आप सूबे भी कहते थे। कुल कितने प्रांत हुआ करते थे मुगल साम्राज्य में? मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत हुआ करते थे। और इस प्रांत का जो हेड हुआ करता था उसे हम क्या बोलते हैं भाई? जिस प्रकार राज्य का जो मुखिया है चीफ मिनिस्टर, उसी प्रकार जो प्रांत या सूबे हैं, जस्ट प्रांत को आप इक्विवेलेंट मान के चलिए राज्य से, और राज्य का जो मुखिया है सीएम, उसी प्रकार सूबा का जो या प्रांत का जो हेड होगा उसे हम क्या कहेंगे? सूबेदार कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहां तक चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए अब यहां से पीटी में क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो 21 प्रांत है उसका थोड़ा सा बाइफर्केशन, जो डिवीजन, उसको समझिए। 21 प्रांत में एक जो प्रांत है वो कौन सा प्रांत वाला है? आपका अफगानिस्तान वाला, ठीक है। अफगानिस्तान जो है एक प्रांत, मतलब वहीं पे है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट जो 14 प्रांत है, वो 14 प्रांत आपका जो नॉर्थ इंडिया जो आप देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कुल 14 प्रांत होंगे। और रेस्ट जो बच रहा है 6 प्रांत, वो कहाँ होंगे? आपके साउथ इंडिया में। यानी कि ये कि जो मुगल साम्राज्य है, ठीक है, ये जो आप मुगल साम्राज्य को देख रहे हैं, मुगल साम्राज्य के एक प्रांत आपको कहाँ है? अफगानिस्तान में है। 14 प्रांत इनके नॉर्थ इंडिया में है, और 6 प्रांत कहाँ है? साउथ इंडिया में। यानी कंपैरेटिवली साउथ इंडिया में भी इनके पास क्या है, या इनके अधीन जो राज्य है या प्रांत है वो क्या है? कम है। तो कोशिश होगी क्या है कि साउथ प्रांत, साउथ भारत में, दक्षिण भारत में और अधिक हम राज्यों को या फिर प्रांत की क्या करें भाई? विस्तार करें। तो आपको मैं बताऊंगा भी कि ये विस्तार नीति को अपनाएंगे, विस्तार करने जाएंगे, जो जो घटनाएं आपको। तो भाई साउथ इंडिया में किसका शासन चल रहा? मराठा। ये दिमाग में बैठा के रखना अभी आपको, ठीक है ना, क्योंकि मध्यकालीन में आपको पढ़ाया नहीं हूँ। यहां तक समझ में आया? यानी 21 प्रांत का कंसेप्ट क्लियर है। 21 प्रांत यानी 21 राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन थे, ऐसा समझ लीजिए कि भारत है तो भारत में जो राज्य है उसमें 21 राज्य क्या है भाई? मुगल साम्राज्य का, यानी बीजेपी का शासन है, वैसे ही मुगल साम्राज्य का शासन है। क्लियर है अब? और 21 का ये क्लियर हो गया। अब उसमें से एक प्रांत अफगानिस्तान में है, 14 प्रांत नॉर्थ इंडिया में है, 6 प्रांत दक्षिण भारत में है। अब ये जो औरंगजेब है, थोड़ा सा औरंगजेब के बारे समझिए। औरंगजेब के कुल कितने पुत्र थे? तो 5 पुत्र थे, ठीक है। 5 पुत्र में इनके जो 2 पुत्र हैं, इनके 2 पुत्र के मृत्यु हो जाते हैं औरंगजेब के मरने से पहले। यानी कि इनकी मृत्यु 1707 से पहले ही इन 2 पुत्र की मृत्यु हो जाते हैं। यानी बचे कितने इनके पुत्र? 3 पुत्र, ठीक है। अब इन तीनों पुत्र का नाम याद रखिएगा भाई ध्यानपूर्वक। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है मुअज्जम। स्पेलिंग को आपको दरकिनार करते चलना है, नजरअंदाज करेंगे। एक दूसरा पुत्र होगा अजाम, और तीसरा पुत्र होगा आपका काम बख्श, ठीक है। औरंगजेब के बारे में मैंने ये बताया कि इनके 5 पुत्र थे, ठीक है सर। 5 पुत्र में 2 पुत्र की मृत्यु हो गई थी 1707 से पूर्व ही, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु से पहले ही दोनों पुत्र की मृत्यु हो गई थी। बचे 3 पुत्र। अब 3 पुत्र में एक पुत्र का नाम है मुअज्जम। ये जो मुअज्जम के बारे जो आप देख रहे हैं, ये मुअज्जम जो है आपका काबुल, यानी कि जो अफगानिस्तान जो प्रांत है वहां का सूबेदार था ये। नेक्स्ट ये जो आप अजाम देख रहे हैं, ठीक है, सॉरी अजाम नहीं है, आजम होगा ये, अजाम नहीं होगा, ये आपका आजम नाम होगा इनका। ये नोट्स में लिखा हुआ मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना आपको। आजम यानी ये जो आजम है ये कहाँ का सूबेदार होगा? ये नियुक्त किया गया था गुजरात का, यानी नॉर्थ भारत का जो एक प्रांत है, 14 प्रांत में एक प्रांत गुजरात का, ये क्या है? सूबेदार है। क्लियर है भाई? तीसरा जो पुत्र है काम बख्श, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा, इसलिए ये आप एकदम नोट डाउन करिए मेरे भाई। मैंने कहा था कि क्लास लेने के दौरान मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, और ये आपके पूछेंगे कि औरंगजेब के 3 पुत्र में मुअज्जम किस प्रांत के सूबेदार थे? तो काबुल के, आजम गुजरात के, काम बख्श बीजापुर के। क्लियर है? चलिए मैं एक बार आपको तसल्ली दिला दूं भाई, क्योंकि आप परेशान रहेंगे लिखने के चक्कर में तो चीजें समझ नहीं पाएंगे। देखिए औरंगजेब के बारे में जितनी बातें अभी इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख डाली, हालांकि इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे मध्यकाल में। इनकी मृत्यु के बारे, इनके 5 पुत्र थे, 3 जीवित थे। देखिए मुअज्जम, मोहम्मद, ये मैंने बस इनके सूबेदार यानी कि जहाँ के जिस प्रांत के ये सूबेदार थे वो मैंने नहीं लिखा, वो मैंने यहाँ बता दिया, वो आप लिख लेंगे नोट्स में। तो
तो चलिए यहां तक क्लियर है, तीन पुत्र तक। तीन पुत्र कहां कहां के सूबेदार हैं? मुअज्जम काबुल के, आजम गुजरात के, कामबख्श बीजापुर के। पूछेंगे आपसे पीटी में ये सब क्वेश्चन। अब हो क्या रहा है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब हुई? 1707 में, ठीक है। और एक बात बताइए, औरंगजेब बना कैसे था मुगल बादशाह? चारों भाई आपस में लड़ाई किए थे और चारों भाई में से तीन भाइयों की हत्या किया औरंगजेब और खुद जाकर के सिंहासन में बैठा। तो सेम जो बोए सो पाए आप। तो 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, ठीक है, जिस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो ये तीनों पुत्र आपस में क्या किए भाई? तीनों पुत्र ने आपस में लड़ाई कर ली, ठीक है। और लड़ाई करके एक जो है भाई क्या बनेगा? मुगल बादशाह अगला बनेगा। सेम जो प्रोसेस चला आया है, यानी औरंगजेब जिस प्रकार से तीनों भाई की हत्या करके मुगल बादशाह बना, उसी प्रकार ये तीनों भाई आपस में लड़ेंगे और दो भाइयों की हत्या करके एक जो होगा क्या बनेगा? मुगल बादशाह बनेगा। वो कौन बनेगा, किसकी हत्या करेगा, वो सब अब हम लोग सुनते हैं। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु जब हुई, तब एक युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध का नाम है, याद रखिएगा, ये युद्ध आपसे पूछा जाएगा, बैटल ऑफ जजाओ, ठीक है। बैटल ऑफ जजाओ या जाजऊ भी कहा जाता है, ठीक है। ये कब हुआ था बैटल ऑफ जजाऊ? 1707 में। किसके किसके बीच हो रहा भाई? भाई ये किसी के बीच में नहीं, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई ना, इसके मृत्यु के बाद इनके दो पुत्र आपस में लड़े, वही युद्ध इसमें, इस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ जजाओ। और ये दोनों पुत्र कौन है? एक है आपका मुअज्जम और एक होगा आपका आजम, ठीक है। यानी इसमें किसके किसके बीच में लड़ाई हो रही है? मुअज्जम और आजम के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। इसमें आजम की क्या हो रही है? हार होगी और पराजित करके इसकी हत्या कर देगा मुअज्जम और ये जीत हासिल करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? जीत हासिल करके ये मुगल बादशाह बनेगा। अब आप कहेंगे भाई एक तो भाई अभी बचा हुआ है कामबख्श। बिल्कुल समझिए, हमने आपको क्या बताया, 1707 में बैटल ऑफ जजाओ यानी कि जजाओ का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? मुअज्जम वर्सेस आजम के बीच में। आजम की हार होती है और मुअज्जम की जीत होती है। और मुअज्जम भारत का क्या बनता है? अगला बादशाह। मुअज्जम जो बनेगा भारत का अगला बादशाह। एक एक चीज याद रखिए। औरंगजेब, यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए, औरंगजेब मुगल बादशाह है भाई। 1707 में इसकी मृत्यु हुई। औरंगजेब के बाद कौन मुगल बादशाह बन रहा है? इसका पुत्र, ठीक है। इसका पुत्र तीन है, तीन में से दो की मृत्यु हो गई, एक की तो अभी आपने देख लिया। अभी एक के बारे में, कामबख्श के बारे में बताऊंगा। तो अगला मुगल बादशाह कौन बन रहा है? मुअज्जम, ठीक है। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा मुअज्जम के बारे में, ठीक है। मुअज्जम ही क्या बनेगा? भारत का अगला बादशाह बनेगा। लेकिन ये जब मुगल बादशाह बनता है तो अपनी एक उपाधि लेगा। मतलब होता है ना कि जैसे मैं अब सिंहासन पे बैठने जा रहा हूं तो अपना नाम को चेंज करके एक टाइटल लेगा। तो यही जो मुअज्जम है बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय नहीं भाई, उसे आप मैच नहीं करेंगे, वो तो 1857 के समय बनता। बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये क्या करेगा? मुगल बादशाह बनेगा, ठीक है। मुगल बादशाह के सिंहासन पर बैठेगा, या आप इसे शाह आलम प्रथम भी कह सकते हैं, ठीक है। शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, कई सारे किताबों में आपको मिलेंगे। मुअज्जम क्लियर है? यहां तक चीजें ये बताइएगा भाई, समझ में आया? तो आपको किताब में नाम मिलेगा बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? कौन है भाई? औरंगजेब का सबसे बड़ा जो पुत्र है, ठीक है, बड़ा पुत्र है, जो इसका नाम है मुअज्जम, जो मुगल बादशाह के सिंहासन में बैठ रहा होता है, किस उपाधि को लेते हुए, किस उपनाम को लेते हुए? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। अब आइए स्टोरी पे। यानी ये जो औरंगजेब है, कहाँ गया भाई? ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब के जो तीन पुत्र हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो मुअज्जम और आजम के बीच में क्या हुआ? 1707 में एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ जजाओ। और इसके जस्ट 2 साल के बाद यानी कि 1709 में क्या किया? इसने कामबख्श की भी हत्या करवा दी, ठीक है। मुअज्जम ने किसकी हत्या करवा दी? 1709 में 1709 में मुअज्जम ने कामबख्श की क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। और फाइनली अब तो बचा नहीं कोई भाई, औरंगजेब के बाद उनके कोई पुत्र अब बचे नहीं, केवल बचे कौन? मुअज्जम बचे। तो 1709 में मुअज्जम जो है मुगल बादशाह के सिंहासन पर बैठेगा। किस नाम से? कौन सी उपाधि लेते हुए? बहादुर शाह प्रथम के नाम से, या फिर बोल सकते हैं शाह आलम प्रथम के नाम से। क्लियर है यहां तक? चलिए आइए पहले नोट्स में आ लीजिए भाई, ठीक है ना। देखिए मुगल साम्राज्य का पतन, तो हमने यहाँ लिखा है 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। 1707 में मुगल बादशाह जो है आपका औरंगजेब, इनकी मृत्यु के बाद से मुगल साम्राज्य की क्या हो गई? पतन शुरू हो गई।
1707 से लेकर 1857 क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन, जिसमें मैंने आपको औरंगजेब के बारे में बताया 89 वर्ष में अहमदनगर में महाराष्ट्र में जो स्थित है इनकी मृत्यु हो गई थी। 21 प्रांत हैं, ये मैंने आपको बाइफर्केशन करके बताया है। इनके 5 पुत्र थे जिसमें से 3 जीवित थे। मुअज्जम, याद करिए मुअज्जम कहाँ का सूबेदार था, याद है? चलिए आइए एक बार यहाँ पे देख, याद करते चाहिए। मुअज्जम मैंने बताया आपको काबुल का सूबेदार था, ठीक है। आजम कहाँ का था, गुजरात का। और कामबख्श कहाँ का, तो बीजापुर का। चलिए अब उत्तराधिकार की लड़ाई होगी औरंगजेब की 1707 के मृत्यु के बाद। ये तीनों भाई आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध है बैटल ऑफ जजाओ। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, पहला कब हुआ, 1707 में, किसके किसके बीच हुई, औरंगजेब के दोनों पुत्रों के बीच में, आजम और मुअज्जम के बीच में, जिसमें मुअज्जम की जीत होगी। और उसके जस्ट 2 साल के बाद मोहम्मद कामबख्श की हत्या कर देगा, कौन, मुअज्जम। और यही मुअज्जम जिसे हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं या फिर शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं, जो अगला मुगल बादशाह बनेगा। क्लियर है? अब यहां से हम लोग इसका जो शासनकाल चलेगा 1709 से एग्जैक्ट स्टार्ट होगा वैसे, लेकिन 1707 से ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि जो आपका कामबख्श है इसकी हत्या 2 साल के बाद कराता, लेकिन उससे पूर्व ही ये गद्दी में बैठ जाता, ठीक है। तो 1707 में ये सिंहासन पर बैठ रहा होता है अपनी किस नाम को लेते हुए, तो भाई बहादुर शाह प्रथम के नाम से। क्लियर है? तो अब यहां से जो अगला जो मुगल बादशाह बन रहा है, कौन बन रहा है भाई, भारत का जो मुगल बादशाह अगला बन रहा मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम। तो चलिए बहादुर शाह प्रथम से अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो भारत का जो अगला मुगल बादशाह बना, कब, 1707 में। लेकिन एक बात को गौर करिएगा, ये जब मुगल बादशाह बन रहा है तब ये बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। इसकी उम्र हो चुकी है कितनी, 65 वर्ष। कई किताब में आपको 63 वर्ष भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कई एग्जामिनेशन में 65 वर्ष को ही सही माना गया, तो इसलिए मैं 65 वर्ष ही बतलाता हूँ। बाकी आपको किताबों में 63 वर्ष भी देखने को मिलेंगे। देखिए 1707 में क्या हुआ, बहादुर शाह प्रथम यानी वही जो मुअज्जम औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र जो मुगल बादशाह बन रहा है, उसकी उम्र कितनी हो रही है, 65 वर्ष। यानी भाई अब ये हो चुका है क्या, बूढ़ा। ठीक है, क्या हो चुका है, ये बूढ़ा हो चुका है। इसलिए ये जो मुअज्जम है या बहादुर शाह प्रथम जो है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बहादुर शाह प्रथम। यहाँ पे जितनी बातें चल रही है अभी किसके बारे में, बहादुर शाह प्रथम के बारे में, है ना भाई। तो बहादुर शाह प्रथम यहाँ पे मैं टॉपिक डाल दे रहा हूँ। 1707 में मुगल बादशाह बन गया है ये, और कितने वर्ष में, 65 वर्ष की उम्र में। इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं भाई, तो इसलिए हम इसे बूढ़ा बादशाह, पूछेगा एग्जाम में, बूढ़ा बादशाह से प्रसिद्ध है कौन, तो मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम। और इसने 1709 में क्या कर दिया था, अपने छोटे भाई कामबख्श की हत्या करवा दी। ठीक है, क्या करवा दी, अपने कामबख्श की भाई की हत्या करवा दी थी। ठीक, अब भाई बुढ़ापा में क्या है, ये सिंहासन पे बैठ रहा है, ये कौन, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम बुढ़ापे में इसको सिंहासन मिला है। इसे खुद कुछ खबर नहीं रहती थी, कुछ चीज इसे याद ही नहीं रहती थी, तो भाई शासन चलाना तो इसके लिए काफी मुश्किल है। इसलिए जो औरंगजेब था, ये जो आपके औरंगजेब हैं, इस औरंगजेब के दरबार में एक इतिहासकार हुआ करता था। ठीक है, एक इतिहासकार हुआ करता था। इस इतिहासकार का नाम आप याद रखिएगा, इस इतिहासकार का नाम था खाफी खां। ठीक है, खाफी खां, KHFI, खाफी खां। ठीक है ना, खाफी खां जो थे कौन थे, औरंगजेब के दरबार में एक इतिहासकार थे, और इसी ने बहादुर शाह प्रथम को एक उपाधि दी। जैसे कि होता है ना कि आप बार बार कोई चीज को करते हैं, जैसे कि आप कोई काम धाम नहीं करते तो क्या बोला जाता है आपको, बेगरिया बोलते हैं ना भाई, मतलब ऐसे ही बोल देते बोल चाल। उसी प्रकार ये जो आपके बुढ़ापे में जो आपका मुगल बादशाह बन रहा बहादुर शाह प्रथम, तो भाई बुढ़ापे में चीजें आपकी क्या होती है, भूलने लगती हैं चीजों, आपके याद नहीं रहता आप क्या कर रहे हैं, कहाँ युद्ध कर रहे हैं, क्या है, क्या साम्राज्य है, नहीं है। तो इनके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में एक इतिहासकार हुआ करता था खाफी खां। उन्होंने बहादुर शाह प्रथम को एक उपाधि दी, साहे बेखबर, यानी लापरवाह है ये आदमी। बहादुर शाह प्रथम को क्या टाइटल मिला था, बोलेगा, पूछेगा आपसे, साहे बेखबर किसका है, किसे जान किसको ये उपनाम मिला है, तो बहादुर शाह प्रथम को। किसने दिया है, खाफी खां। खाफी खां कौन है, तो औरंगजेब यानी मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में एक इतिहासकार है ये। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई, ये बताइएगा। यानी ये भी आपको मैं लिख दे रहा हूं, साहेब बेखबर। ठीक है, बेखबर ये रहते, कोई बिंदास है, कुछ चीज इनको याद वाद है नहीं, साहेब क्या है भाई, साहेब बेखबर। ठीक है ना, साहेब बेखबर, साहेब बेखबर, साहेब बेखबर। यहां तक चीजें क्लियर है, सारे पॉइंट याद है भाई। चलिए, अब मैंने आपको बताया था एक बात कि जो औरंगजेब थी, जब इनका शासन काल चल रहा था, तो औरंगजेब के क्या थे भाई, ऑलमोस्ट सारे
यानी कि तीन मेन आपके तीन याद रखना, एक आपका मराठा, दूसरा आपका सिख, और तीसरा आपका जो राजपूताना जो थे, ठीक है, जो आपके राजस्थान मालवा मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे राजपूतों का जो वंश चल रहा था, इनके साथ जो संबंध थे इनके बहुत ही खराब थे। इनके पीछे का रीजन समझिएगा, सिखों के साथ संबंध खराब क्यों हुए थे। तो औरंगजेब जब अच्छा एक चीज को समझिएगा, पूछेगा कि आपसे कि औरंगजेब के जो उत्तर में दक्षिण में करके ऐसे पूछेगा, तो औरंगजेब का जो दक्षिण में जो संबंध जिनसे खराब थे वो कौन थे, मराठा, ठीक है ना, मराठों का, यानी ये साउथ में लिख दे रहा हूँ, ठीक। और उत्तर में कौन थे, तो भाई सिखों के साथ। तो इसको आप बहुत अच्छे से मेंस में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस समय औरंगजेब का संबंध उत्तर में या लिख सकते हैं मुगलों का संबंध उत्तर में सिखों के साथ अच्छे नहीं थे, दक्षिण में मराठों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। इसी कारण औरंगजेब के बाद जो अगले जो भी मुगल बादशाह बनेंगे वो इतने आयोग नहीं थे। इस कारण उन्होंने ये सोचा कि अगर मुगल साम्राज्य को और अधिक दिनों तक हमें कंटिन्यू या फिर लगातार कंटिन्यू करना है तो हम अपने आसपास के क्षेत्रों में जो भी शासक हमसे नाराज हैं या जो दुश्मन संबंधी या फिर दुश्मनी हमारे साथ है उनके साथ हम मैत्रीपूर्ण नीतियां क्या करेंगे, अपनाएंगे। तो आपको यहीं पर देखने का मिलेगा कि सिखों के साथ कुछ अच्छी नीतियां देखने को मिलेगी, मुगलों की, मराठों के साथ, राजपुतानों के साथ, ठीक है। तो वो सारी चीजें अभी आपको समझनी है। मैं आपको क्या बताया, समझ में आया कि नहीं, कि औरंगजेब जब अपने शासन काल में था तो इसके इर्द गिर्द जो भी शासक थे मराठा, सिख और राजपूत, उनके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे। अब समझिएगा इन्होंने किया क्या था आखिर, ठीक है, इन्होंने किया क्या था। औरंगजेब ने क्या किया था, सिख के जो 9वें गुरु थे, ठीक, सिख के जो 9वें गुरु हैं, 9वें गुरु का नाम आपको याद रखना है तेज बहादुर, ठीक। तेज बहादुर की क्या किए थे, औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। क्या कर दिए थे, औरंगजेब ने तेज बहादुर की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, दिल्ली के लाल किले के सामने ही। तो सिंपल सी बात है, जो सिख जो थे वो मुगलों से क्या है भाई, काफी खफा हैं, काफी गुस्से में हैं। और जब औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उस समय जो सिख के जो 10वें गुरु हैं वो कौन है, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, कौन है, गुरु गोविंद सिंह। और औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन बना है, बहादुर शाह प्रथम, जो क्या है भाई, एक बूढ़ा बादशाह है। अब ये पंगा लेने जैसे सिचुएशन में है नहीं, इसलिए इसने सिखों के साथ क्या क्या किया भाई, संधि किया। क्या किया, संधि किया, आप समझिएगा। यानी बहादुर शाह प्रथम, मैं लिख रहा हूं यहां पे, बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम ने क्या किया, सिखों के साथ, सिखों के कौन, 10वें गुरु, 10वें गुरु कौन भाई, गुरु गोविंद सिंह के साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या किए हैं भाई, एक संधि कर रहे हैं। और इस संधि में क्या है, क्या नहीं हो रहा, तो आपसे पूछा जाएगा, यही संधि है। इस संधि में बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम अब लड़ना नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है कि किस प्रकार से हम मेल मिलाप की नीतियां अपनाएं सिखों के साथ, मराठों के साथ, राजपूतों के साथ, ताकि हमारा जो साम्राज्य है वो बचा रहे कुछ समय तक। इसीलिए ये सिखों के साथ क्या करेंगे, यानी कि सिखों के जो 10वें गुरु हैं उनके साथ संधि करेंगे। संधि क्या कर रहे हैं, उन्होंने संधि में ये किया कि उन्होंने जो सिख के जो 10वें गुरु हैं उनसे उनको क्या किया, मनसब प्रदान किया। उनको क्या प्रदान किया, मनसब प्रदान किया। मनसब क्या होता है, तो जो मुगल साम्राज्य जो थे, ठीक है, जो मुगल साम्राज्य थे, मुगल साम्राज्य का जो सबसे ऊंचा प्रशासनिक जो पद हुआ करता था उस ऊंचे प्रशासनिक पद को ही कहा जाता था मनसब। और उस ऊंचे प्रशासनिक पद के जो अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था मनसबदार। क्लियर। तो क्या समझ में आया, क्या किया मुगलों ने, मुगलों के जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद के साथ संधि किए और उन्हें क्या किया, उन्हें क्या प्रदान किया, एक मनसब प्रदान किया। मनसब प्रदान करना मतलब मुगल साम्राज्य में क्या होता है, मनसब के मतलब ऊंचा प्रशासनिक पद, और उस पद के जो अधिकारी होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मनसबदार। यानी कि एक ऊंचा प्रशासनिक पद दे दिया गया था सिख के जो 10वें गुरु है वो कौन है, गुरु गोविंद सिंह को। समझ में आया। अब देखिए, क्योंकि काफी गुस्से में है, आपने औरंगजेब ने क्या किया था, मुगल बादशाह जो औरंगजेब है उसने सिख के जो 9वें गुरु है तेज बहादुर की इन्होंने हत्या कर दी थी। कहां पे, दिल्ली के लाल किले के सामने, जिसके कारण सिख जो है काफी गुस्से में है मुगल साम्राज्य से, मुगल बादशाह से। और अगला इनकी मृत्यु हो गई, औरंगजेब की तो भाई मृत्यु हो गई है। अब इनके मृत्यु के बाद जो बन रहा है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, एक बूढ़ा बादशाह है, तो वो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम
दुश्मनों के साथ हम अपनी मेल मिलाप की नीति अपनाते। तो इसी संदर्भ में इन्होंने सिखों के साथ जो उनके 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह को एक ऊंचा पद, अपने मुगल साम्राज्य में जो ऊंचे पद होते थे उसको कहा जाता था मनसब, तो उनको मनसब प्रदान किया। और उसे उच्च पद में जो बैठते थे अधिकारी उनको कहा जाता था मनसबदार। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये जो संधि थी बहुत अधिक दिन तक नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह थे, यानी जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जो गुरु गोविंद सिंह जो उनके सेवक थे, उनके एक सेवक हुआ करते थे जिनका नाम था बंदा बहादुर। अब समझिएगा यहां से चीजों को। उनके जो सेवक थे, उनके सेवक कौन थे, बंदा बहादुर। अब बंदा बहादुर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला राजनीतिक नेता सिखों का कौन था, तो मैं लिख दे रहा हूं, पहला राजनीतिक नेता कौन है सिखों का, तो यही है बंदा बहादुर। फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ सिख, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में। तो मैंने ये बताया कि ये संधि जो मुगल साम्राज्य के जो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से जो किए थे वो बहुत अधिक तक चली नहीं, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके मृत्यु के बाद उनके गुरु गोविंद सिंह के एक सेवक हुआ करते थे जो थे बंदा बहादुर। यही पहले राजनीतिक नेता सिख के कहे जाते हैं, फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ सिख। तो हुआ क्या, जो ये बंदा बहादुर है, ठीक है, बंदा बहादुर ने सिखों का संघर्ष मुगलों के खिलाफ जारी रखा। यानी कि इनके मृत्यु के बाद जो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, तो इनके जो सेवक थे बंदा बहादुर, इन्होंने कोई संधि किए नहीं मुगलों के साथ, इन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष चालू रखा। जिस प्रकार, क्योंकि 9वें गुरु की औरंगजेब ने हत्या कर दी थी, तो इन्होंने मुगलों के साथ क्या किया, अपना संबंध वैसा ही रखा जैसे पहले था। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने तो एक संधि कर लिया था, तो एक यहाँ पे भाईचारे की भावना या फिर जो भी माहौल थी काफी थोड़े ठंडे बस्ते में पड़ चुकी थी। लेकिन इनके मृत्यु के बाद बंदा बहादुर फिर से फॉर्म में आए, और गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का संघर्ष जो है मुगलों के खिलाफ जारी रखा। इस प्रकार देखिए, अब जो मुगल हैं, मुगल के भाई 3 दुश्मन अभी हैं। एक तो सिख हो गए, कोशिश किए अच्छा संबंध बनाने का लेकिन हो नहीं पाया, बंदा बहादुर इनके खिलाफ है। और इधर आपका मराठा है दक्षिण में, और इधर आपके बीच में पैरेलल में ही कौन है, आपके राजपूत। ठीक है। अब यहां से समझिएगा, मुगल बादशाह जो औरंगजेब है, जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था, इसी के समकालीन यानी कि इसी के समानांतर में दक्षिण में मराठा साम्राज्य था। उस समय मराठा साम्राज्य की बात करें तो कौन है भाई, महाराज कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन है भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या हुई, मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। यानी मैंने ये बताया कि औरंगजेब यानी मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन हुआ करते थे, और इसी के समकालीन में छत्रपति शिवाजी जो महाराज हैं 1680 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो चुकी। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम क्या है भाई, इनके मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र है, इनका पुत्र कौन है, संभाजी। इनका पुत्र कौन है, संभाजी अगला मुगल शासक बनेगा। ठीक है, सॉरी मुगल बोल रहा हूं, अगला मराठा शासक बनेगा। क्या बनेगा, अगला मराठा शासक बनेगा। क्रमबद्ध तरीकों समझिएगा, मैंने क्या बोला, औरंगजेब के समकालीन जो मराठा में जो छत्रपति शिवाजी थे, इनकी मृत्यु 1680 में होते हैं। इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र जो है संभाजी मराठा का शासक बनता है। ठीक है। 1680 से लेकर के 1689 तक मराठा का शासक कौन रहे भाई, संभाजी रहे। कौन रहे, संभाजी रहे। लेकिन औरंगजेब का एक बेटा हुआ करता था। मैंने आपको बताया था औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में तो 2 मर गए थे, 2 जो मर गए थे उनमें से जो मरे थे उनका एक बेटा का नाम था अकबर। ठीक है। और ये अकबर वो पुत्र था जिसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह करके क्या कर लिया था, भाग गया था। और भागा जो था उसको शरण किसने दिया था, इसी संभाजी ने शरण दिया था। समझिएगा ध्यानपूर्वक से, हर एक क्रम को ध्यानपूर्वक से समझिए। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि जो मराठा में जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र जो संभाजी मराठा के शासक बनते हैं 1680 से लेकर के 1689 तक। ठीक। तो इनके शासनकाल में हुआ क्या था कि जो औरंगजेब का एक जो पुत्र है अकबर, जिसका नाम मैंने नहीं बताया क्योंकि इनकी मृत्यु पहले ही हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु से पहले, इसने क्या किया था, अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, यानी अपने पिता के ऊपर ही आक्रमण कर दिया था। और आक्रमण किया लेकिन औरंगजेब बच गए किसी प्रकार से, और ये अकबर भाग गया था दक्षिण की ओर। इस दक्षिण में इसको शरण किसने दिया, संभाजी।
अब औरंगजेब जब दक्षिण के अभियान में निकले हैं, देखिए साउथ के अभियान में, दक्षिण भारत के अभियान में जब ये निकले हैं औरंगजेब, तो इन्होंने देखा क्या कि ये वही संभाजी है जिसने हमारे पुत्र, यानी हमारे पुत्र, वो विद्रोही पुत्र को क्या किया है भाई, शरण दिया, यानी उसको सुरक्षा दिया था। इसी कारण औरंगजेब ने संभाजी के ऊपर आक्रमण कर दिया और 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की मृत्यु कर दी है, ठीक है, हत्या कर दी है। और संभाजी की जो पत्नी है और इनका जो पुत्र है साहू को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके 1689 से लेकर के 1707, यानी कितना साल तक, 18 साल तक शिवाजी, यानी कि समझ में आ रहा आपको, यहां मैंने क्या लिखा, पत्नी के साथ साथ उनके पुत्र को, किनके पुत्र को भाई, संभाजी के पुत्र। तो संभाजी के पुत्र, ये पुत्र क्या होंगे, छत्रपति शिवाजी के भाई पोते होंगे। यानी उनके पोते को और उनके पत्नी को 18 साल तक क्या करके रखे, गिरफ्तार करके रखे। कौन, मुगल बादशाह औरंगजेब। और जैसे ही 1707 में, इसलिए देखिए मैं आपको ये कहानी इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उत्तर में सिख के साथ दुश्मनी है, किसकी, मुगल साम्राज्य की। क्यों है आपको मैंने बता दिया, 9वें गुरु की उन्होंने हत्या कर दी थी। अब मराठों के साथ आपको दुश्मनी समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि जो संभाजी हैं, संभाजी की क्या कर दिया इन्होंने, आक्रमण कर दिए थे। क्यों आखिर आक्रमण किए, क्योंकि यही संभाजी है जो औरंगजेब के पुत्र अकबर को इसने बचाया था, सुरक्षा प्रदान किया था, शरण दिया था। और ये वही पुत्र है अकबर जिसने औरंगजेब के खिलाफ ही क्या किया था, विद्रोह किया था। इसी कारण, इसी गुस्से में कि औरंगजेब आए कि संभाजी जिसने हमारे पुत्र, जिसने मेरे ऊपर आक्रमण किया, उसको इन्होंने बचाया है, इसलिए 1689 में इनके ऊपर आक्रमण किया। और इनकी मृत्यु होने के बाद, इनकी मृत्यु करके इनकी जो पत्नी है और इनके पुत्र को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया 1689 से लेके 1707 तक, 18 साल तक, ठीक है, 18 साल तक शिवाजी के जो पोते हैं उनको क्या करके रखा, गिरफ्तार करके रखा। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, सारे मराठा के तरफ से मुगलों के ऊपर काफी प्रेशर डाला गया। और फाइनली 1707 में क्या है, आपका जो साहू, यानी उनके जो पुत्र है जिनका नाम है साहू, यानी कि शिवाजी के जो पोते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पोते हैं साहू, को क्या किया गया भाई, रिहा किया गया, यानी कि मुक्त किया गया। और 1707 में ही, यानी औरंगजेब की जब मृत्यु हो रही है, उसी समय इनकी रिहाई हुई है, मुगलों से गिरफ्तारी जो थी उनकी रिहाई हुई। और यही साहू जो होगा अगला मराठा शासक बनेगा, किस नाम से, छत्रपति साहू महाराज के नाम से, छत्रपति साहू महाराज के नाम से, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए मुझे, समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो आपके औरंगजेब के बारे में आपको बतला रहा था कि औरंगजेब का जो उत्तर में जो आपके सिख हैं और जो दक्षिण में है जो आपके मराठा है, इनकी दुश्मनी आपको समझ में आ गई। सिखों के साथ उनके 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या कर दिए थे औरंगजेब ने। और फिर इन्होंने संधि भी की, अच्छे मैत्रीपूर्ण नीति अपनाए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके जो सेवक है बंदा बहादुर, उन्होंने क्या किया था, मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष, सिख का जो संघर्ष था वो जारी रखा। और इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने किस प्रकार से मराठा के जो शासक हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पोते होंगे यानी कि साहू, उनको क्या किया, 18 साल तक गिरफ्तार करके रखे। और फाइनली 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो 1707 में साहू की क्या हुई भाई, रिहाई हुई। और यही 1707 में फाइनल मराठा क्या बनते हैं शासक, किस नाम से, छत्रपति साहू महाराज के नाम से। अब देखिए 1712 की बात है, यहां पे क्या होता है, जो बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर कौन है आपको याद है ना, बताइएगा। सिख का क्या है भाई, प्रथम पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक गुरु है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का क्या था, सेवक था। बंदा बहादुर का एक युद्ध हो रहा है किसके साथ, आपके बहादुर शाह प्रथम के साथ, यानी औरंगजेब का जो बड़ा पुत्र मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के साथ युद्ध होता है 1712 ईस्वी में। 1712 ईस्वी में मैंने आपको बताया जो बंदा बहादुर है, इस बंदा बहादुर के विरुद्ध जो ऊपर क्या किया था, ये बहादुर शाह जो प्रथम है आक्रमण कर देता है। और इसी आक्रमण में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद की जो घटना है आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए बहादुर शाह जो प्रथम है, इसके भी 4 पुत्र हैं। तो समझ में अब आ रहा होगा आपका, इनके जब मृत्यु हो गई तो अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा, यही 4 पुत्रों में से एक। तो अब ये 4 पुत्र आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे की हत्या करेंगे। तो यहां तक पहले रुकिए, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं जो भी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए कंटेंट में ही रिवाइज करते चलते हैं।
मुअज्जम से स्टार्ट करते हैं भाई। हमने आपको बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। उसके बाद इसका जो बड़ा पुत्र है मुअज्जम, जिसे हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं और शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं, जो भारत का अगला मुगल बादशाह बनता है। और उसके 2 साल के बाद 1709 में मैंने आपको बताया था इसने अपने छोटे भाई कामबख्श की भी हत्या कर देते हैं। क्लियर है? ये जब मुगल साम्राज्य का जो मुगल बादशाह बन रहा है 65 वर्ष की उम्र में, इसलिए हम इसे क्या नाम से जानते हैं, मुगल बादशाह के, सॉरी, बूढ़ा बादशाह के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं। इनको एक उपनाम दिया गया था खफी खां के द्वारा। खफी खां कौन है? एक इतिहासकार है औरंगजेब के दरबार में ही। उसने इसे क्या उपाधि दिया है या एक टाइटल दिया था? साहे बेखबर। बेखबर इंसान है भाई, इसे कुछ चीजें याद नहीं रहती है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब जो है जब शासन काल में मुगल साम्राज्य का जब बादशाह था, तो इनकी जो संबंध थे सिखों के साथ में, मराठों के साथ और राजपूतों के साथ अच्छी नहीं थी। इस कारण जो अगला जो भी मुगल बादशाह बना, यानी बहादुर शाह प्रथम, जो काफी बूढ़े, अयोग्य, कमजोर होने के कारण इन्होंने मराठों के साथ, सिखों के साथ और राजपूतों के साथ कैसी नीति अपनाएंगे? मैत्रीपूर्ण नीति। मैत्रीपूर्ण मतलब कि कोई ऐसा युद्ध नहीं करेंगे, संधि करेंगे, आपको जो टैक्स दिया जाता है वो टैक्स आपको माफ कर दिया जाएगा, इस तरह से। तो आपने देखा कि आपको मैंने बताया था सिखों के साथ इन्होंने क्या किया था भाई? एक संधि की थी। कौन सी संधि? कि जो मुगल साम्राज्य का जो सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद जो हुआ करता था, मनसब जिसे कहा जाता था मुगल साम्राज्य में, वो प्रदान कर दिया सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को। और उनके अधिकारी क्या कहे जाते थे? मनसबदार। ठीक, तो वही बात यहाँ लिखी गई है। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर, जिसकी हत्या दिल्ली के लाल किले के सामने कर दी थी, इसलिए बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि किए और उनसे क्या किया? उनसे बड़ा मनसब, उनको एक बड़ा मनसब प्रदान किया। लेकिन 1708 में जैसे मैंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और ये संधि बहुत अधिक समय तक नहीं चलती है। इसके बाद मैंने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह के ही एक सेवक हुआ करते थे, बंदा बहादुर। पहले राजनीतिक नेता सिखों के पूछे जाएंगे तो इनका नाम ही आपको टिक करके आना है। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का संघर्ष क्या हुआ? मुगलों के खिलाफ जारी रखा। मुगल में 2 मुख्य दुश्मन, ठीक है ना, मुगलों के 2 मुख्य दुश्मन आपने देखा, उत्तर में सिख और दक्षिण में मराठा हुआ है करते थे। और इसी समय औरंगजेब के बारे में मैंने आपको बताया अभी घटना भी, कि किस प्रकार मराठा के साथ इनका संबंध खराब हुआ था। तो इनका पुत्र अकबर, जिसकी मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु से पहले ही हो चुकी थी, अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था और भाग गया था, जिसको मराठा शासक संभाजी कौन है भाई? जो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी जो महाराज है, उनके पुत्र है संभाजी। उन्होंने इनको शरण दिया था, किसको? औरंगजेब के पुत्र अकबर को। यही वो अकबर है जिसने औरंगजेब के ऊपर आक्रमण कर लिया था। इसलिए 1689 में जब वो दक्षिण अभियान में निकलता है औरंगजेब, तो उसने संभाजी के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण के दौरान संभाजी की क्या हुई? मृत्यु हुई और उनकी जो पत्नी है, संभाजी की पत्नी और उनके पुत्र साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। 1689 से लेके 1707 यानी 18 साल तक शिवाजी के जो पोते हैं मुगलों के कैद में थे। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मराठों ने मुगलों पर दबाव बनाया और 1707 में साहू को मुगलों से मुक्त किया गया। यही 1707 में मराठा के शासक बने छत्रपति साहू महाराज के नाम से। ठीक है, वही साहू जिसको मुगलों ने या मुगल बादशाह औरंगजेब ने 18 साल तक कैद करके रखा। 1707 में जब उसकी मृत्यु हुई तो मराठों ने उसके ऊपर काफी प्रेशर डाल रखा था कि हम साहू को क्या किया जाए, रिहा किया जाए। और जैसा मैंने बताया कि बहादुर शाह प्रथम जब मुगल बादशाह बनता है, वो खुद चाहता था क्या बने, एक मैत्रीपूर्ण नीति। तो मैत्रीपूर्ण नीति के तहत उसने क्या किया, जो साहू था उनको क्या किया, रिहा किया। और यही साहू जो मराठा के क्या बनते हैं, मराठा शासक बनते हैं छत्रपति साहू महाराज के नाम से। और फिर मैंने आपको बताया कि 1712 ईस्वी में जो बंदा बहादुर है, जो सिख के क्या है भाई, सॉरी गुरु गोविंद सिंह के जो सेवक है, सिख के प्रथम राजनीतिक नेता हैं, लीडर हैं, इनके विरुद्ध एक अभियान के दौरान बहादुर शाह प्रथम की क्या होती है, मृत्यु होती है। यानी औरंगजेब का जो बड़ा पुत्र मुअज्जम है, इनकी मृत्यु होगी और इसके बाद अगला शासक बनेगा जहांदर शाह। ठीक है, 1 वर्ष के लिए ना बनेगा और ये बहुत फेमस है लंपट मूर्ख के नाम से। इसकी स्टोरी को मैं बताऊंगा, इनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है लड़कियों के साथ में, तो ये पूरी चीजें घटनाओं को हम लोग देखते हुए। तो भाई देखिए, आज का सेशन यही रोकेंगे। तो मुगल साम्राज्य का जो पतन है, ये सारी घटनाओं को आपको एक एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना होगा। इस प्रकार से पूरी ये चीजें हैं। फर्रुखशियार, इसके बाद की चीजें भी मैंने लिखा भी नहीं है, तो इसको मैं रेडी कर लूंगा। 2 क्लास और लगेगी, खत्म हो जाएगी ये सेशन भी। ठीक है, तो चलिए ये सेशन हो सो शायद यूट्यूब पर भी जाए। और मैं दरोगा बैच में भी पूरा मुगल साम्राज्य का पतन, जो जेपीएससी का जो कंटेंट होगा ना, वही डालूंगा, ताकि दरोगा की तैयारी करने वाले के अंदर भी एक बूस्टअप जगे
ताकि वो भी तैयारी कर सके, कहीं से भी पढ़े भाई, ऐसा नहीं कि हमारे साथी, कहीं से भी पढ़े। तो मेरी कोशिश होगी, क्योंकि बाकी कंटेंट तो बहुत अलग है, उनका जो कंटेंट और जेपीएससी से अलग है, लेकिन ये कोशिश होगी कि दरोगा के बैच में भी मैं दूं। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।